हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम लोग 2012 के जो पीवाईक्यूज कर रहे थे ना, उसी के आगे का पोर्शन जो है वो कवर अप करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो पार्ट। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 फोर्सेस ऑफ कंपटीशन। तो ये माइकल पोर्टर्स का जो 5 फोर्सेस वाला मॉडल है आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड इट्स वेरी ईजी। हमारे 5 फोर्सेस होते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर उसमें होता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर होगा, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जो इसमें नहीं आता है 5 फोर्सेस में वो है आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ऑब्वियसली इसमें नहीं आएगा। ओके, तो ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का एक मॉडल है, तो उसमें 5 फोर्सेस में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहीं नहीं आएगा। ओके, चले नेक्स्ट देखते हैं ना। बेसिकली लाइक मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिए हैं, एक तरफ उनका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है, कौन सा इंस्टीट्यूशन कब स्टैब्लिश हुआ है ये आपको बताना है। तो हम लोग सीधा जो है इसके आंसर से ही देख लेते हैं। लाइक अगर हम लोग IDBI की बात करते हैं, सो इट्स 1964 में इस्टेब्लिश हुआ है। सिडबी जो है वो आया है 1989 में। NSIC विच इज़ नेचुरल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, इट्स नॉट नेचुरल, इट्स नेशनल। आई गेस यहाँ पे इन लोगों ने गलत लिख दिया होगा। ओके, सो इसका आंसर इज 1955 एंड इंडस्ट्री IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट्स 1948 is the correct year of establishment. Now next question, the practice of selling two or more separate product together for a single price is, okay, this is what इसको आप बोलते हो बंडलिंग। ओके, जब लाइक आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कॉम्बो प्रोडक्ट नहीं चलता है, राइट? कॉफ़ी के साथ हो गया आपका मग, उसके साथ बेचा जा रहा है। तो ये आपका क्या है, 2 सेपरेट प्रोडक्ट है लेकिन प्राइस सिंपल है। ऐसा नहीं कि वो मग का पैसा अलग से ले रहे हैं या जार का पैसा, कॉफ़ी जार का पैसा अलग से ले रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक समथिंग बंडलिंग। ओके, जनरली पता है क्या, ये तो खैर मैंने एक अलग चीज़ बता दी, इसमें हम लोग और ऑफर ले सकते हैं, जैसे कि पाउडर के साथ सोप फ्री, ठीक है, वॉशिंग पाउडर के साथ वॉशिंग सोप फ्री हो गया। तो ये जनरली बंडलिंग जो है पता है किस प्रोडक्ट के लिए करी जाती है, जो ज़्यादा बिकते नहीं है, ठीक है, उनको ऑफर में डाल दिया जाता है ताकि लोग भी अट्रैक्ट हो, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदें, उनका वो माल भी निकल जाए और कुछ ना कुछ वो अर्न कर लिए उसमें। तो दिस इज नोन एज बंडलिंग। Okay, now question number 14. Which is the oldest and simplest form of organization? So its correct answer is line organization, क्योंकि यहाँ पे simple होता है। Like जो hierarchy होती है आपके organization की, वो लाइन फॉर्म में, मतलब वर्टिकल होती है। लाइक कौन मैनेजर है, उसके अंडर कौन है, उसके अंडर कौन है, उसके अंडर कौन है। तो चीज़ें जो है एकदम प्रॉपर स्ट्रीमलाइंड होती हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड होती है इसमें। तो दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट है। Now, while considering a promotion of an employee, the following is the most important consideration. तो क्या है most important consideration? It's A and B. कि क्या वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय सीनियरिटी के बेसिस पे एक तो प्रमोशन होता है। ये सीनियरिटी के बेसिस पे जनरली आप देखोगे हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसके बेसिस पे करती हैं, राइट? एंड नेक्स्ट इज लाइक कॉम्पिटेंस, कि सामने वाला पर्सन जो है उसकी बेसिकली काबिलियत, वो कितना कॉम्पिटेंट है, वो प्रमोशन के लायक है भी या नहीं है, आगे चल के और बड़ी जिम्मेदारी जो है वो संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। लॉयल्टी इज़ नॉट द केस, आप में कोई टैलेंट नहीं है, आपको सिर्फ लॉयल्टी के बेसिस पे तो प्रमोशन नहीं मिल सकता। तो सीनियरिटी एंड कॉम्पिटेंस जो है वो आएगा ना। विच टाइप ऑफ प्रमोशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय WR Sprigel? Okay, its correct answer is 1, 2, 3, which is departmental promotion, interdepartmental promotion and interplant promotion. Now, market risk is also known as, market risk को आप क्या बोलते हैं? It's systematic risk, या फिर आप बोल सकते हैं नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। मतलब ये ऐसे हमारे मार्केट रिस्क होते हैं जो होने ही हो, मतलब जो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, आप इनको जनरली जो है अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, सो उसको हम सब सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, या फिर नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। मतलब ये रिस्क जो है वो आपको बेयर करना ही है, ऐसा नहीं कि आप उसको कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो। ओके, next is the discount rate that makes NPV equal to 0 is known as, it's very easy, it's IRR. अगर आप लोगों को, आई डोंट नो, जितने लोग भी अनअकैडमी में होंगे, अगर आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी वहाँ पे, तो NPV का जो फॉर्मूला होता है उसमें अगर आप NPV 0 कर दो ना, तो उससे हमारा IRR का फॉर्मूला जो है वो निकल आता है, क्योंकि IRR इज द केस जहाँ पे आपका NPV जो है वो 0 होगा। ओके,
So it's very easy question. Okay, so again match the following का question, very easy question. सबसे पहला है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डायरेक्ट हम यहीं से देख लेते हैं. मीन एंड वेरिएंस जो है वो सेम होते हैं ऑब्वियसली. वेरिएंस एंड मीन दे बोथ आर सेम. मीन को आप एक्स की तरह भी लिख सकते हो. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सिमेट्रिकल होते हैं. जो राइट हैंड साइड होता है वो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होगा. काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिवली स्क्यूड होता है. बाइनोमियल में जो आपका मीन जो है ना वो ग्रेटर देन आपका वेरिएंस होगा. ओके, नाउ क्रिटिकल एक्टिविटी इज डिफाइंड एज वन हुज टोटल फ्लोट इज 0. ओके, क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होता है? क्रिटिकल एक्टिविटी इज लाइक जहाँ पे आपके पास जो डिले इन द प्रोजेक्ट है ना वो कहीं ना कहीं उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. वो आपके पूरे प्रोसेस को जो है वो इफेक्ट करेगा. इसीलिए यहाँ पे जो टोटल फ्लोट है वो आपका 0. ये आपका OR का क्वेश्चन है. नाउ in the buying decision process, what is the term used for a person who first suggests buying the product? Okay, so he's the initiator. Okay, generally ये आपका फैमिली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा. जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने के लिए जाते हैं मार्केट में, मान लेते हैं कार खरीदनी है, ठीक है. सो कार जब हम खरीदते हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट. जैसे कि मान लेते हैं मेरे फादर को एक कार जो है वो परचेज करनी है, तो क्या अब तक मैं सजेस्ट करूँ, ठीक है, कि चलो पापा एक कार ले लेते, तो आई एम द इनिशिएटर हियर, राइट. देन डिसाइडर कौन होता है? फाइनली मेरे पापा को पैसे देने, तो ही इज गोइंग टू डिसाइड कि क्या हमें खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो ही इज द डिसाइडर. इन्फ्लुएंसर इज लाइक साथ में मेरे भाई को कारों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, तो वो हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा कि हाँ ये नहीं ये वाली कार ले लो, ये वाला मॉडल ले लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, वैल्यू फॉर मनी रहेगा एंड ऑल दैट. देन बायर इज जो एक्चुअल में शॉप जाता है, वहाँ पे जाके वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद के लाता है. ओके, सो ये हमारा बाइंग डिसीजन प्रोसेस होता है. द नेक्स्ट इज व्हाट? strategies formulated to convert a sick unit to healthy is referred as its turnaround strategy. जब भी आपको लगता है कि आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तब आप ये टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज़ करते हो ताकि आपके बिजनेस में एक पर्टिकुलर चेंज आ सके. आप चीज़ें चेंज करके जो है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सको. तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज से है, SM की पोर्शन से. अगेन SM नहीं है. विच वन इज एन इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? इट्स स्टैंडर्ड एंड पुअर. SM का नहीं है, ठीक है, एक्चुअली ऑप्शंस SM के. ओके, सो इट्स स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. ये SM है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट. IMF तो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या हुई हमारी? स्टैंडर्ड एंड पुअर, राइट. नाउ एथिकल चैलेंजेस में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ. ओके, एथिकल चैलेंजेस कब आते हैं? The failure of personal character, conflict of personal value, unorganization goal, conflict of organizational goal and social value, then hazardous but popular product. तो यहाँ पे ethical challenges जो है वो आपको फेस करने होते हैं. प्रोडक्ट hazardous है लेकिन पॉपुलर है, राइट. जैसे कि अगर हम लोग टोबैको की बात करें, अल्कोहल की बात करें, मार्केट में बेचने भी हैं बट एथिक्स के अगेंस्ट भी हैं, राइट. तो दीज आर ethical challenges. Okay. Supply curve slopes backward towards left when less quantity supplied at higher prices. ठीक है, तो जो आपका सप्लाई कर्व है वो अगर पीछे की तरफ चला जाए, राइट, तो क्या होता है? आप लेस क्वांटिटी एट हायर प्राइस जो है सप्लाई कर रहे हो. क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस हायर है. ओके, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस OB का पार्ट है. इट्स रिलेटेड टू व्हाट? It's related to personality. Okay, what is transactional analysis? Transaction मतलब मैं हूँ और मेरा फ्रेंड है, हम लोग के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुआ. लाइक अगर मैंने हाय बोला तो बदले में मुझे क्या रिस्पॉन्ड मिलेगा? हेलो, राइट. तो दिस इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. जब दो लोग जो है आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो किससे रिलेटेड होता है? कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है कि हम सामने वाले को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसकी तरफ कैसे बिहेव करेंगे, हमारा बिहेवियर जो है वो पर्टिकुलर पर्सन की तरफ कैसा रहेगा. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट? ओके, ये आपका ट्रेड यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड दिस इज वेरी इजी. इट्स फिक्की. बाकी सारे हमारे ट्रेड यूनियंस हैं, ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया. ये ट्रेड यूनियन भी मैंने अनअकैडमी में सारे पढ़ा रखे हैं. सो these are the trade unions and
इसके फुल फॉर्म आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन सा ट्रेड यूनियन किस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, एंड फिक्की ऑब्वियसली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो दिस इज ऑड वन आउट। काश ऐसे क्वेश्चन जो है वो अभी भी आ रहे होते, सो कितना अच्छा होता, हर किसी का नेट जो है वो क्लियर हो सकता था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज रिक्वायर company to concentrate its effort in one or more narrow segments instead of a broad based strategy? तो जब आप पर्टिकुलर सेगमेंट्स पे अपने एफर्ट डालना चाहते हो, इट्स फोकस स्ट्रैटेजी। आप कुछ जगह फोकस करना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि चारों जगह आपने अपने पैर पसार लिए, कुछ स्पेसिफिक जगह जो है आप अपना फोकस देना चाहते हो, कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट पे आप एकदम काम करना चाहते हो। नाउ, in case where the investment can be made in stages and is dependent on the future outcomes, the capital budgeting technique that can be adopted will be its decision tree analysis. Okay, या अगर आप लोग को ध्यान हो, इवन इसका आंसर जो है वो आपको OR से भी मिल सकता है। ये डिसीजन ट्री आप लोग ने MBA में अपने OR में पढ़ा है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, इवन डिसीजन ट्री एनालिसिस जो है ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट लेते हो अलग अलग स्टेजेस में, फ्यूचर आउटकम पे डिपेंडिंग, तो ये डिसीजन ट्री एनालिसिस भी होता है। अगर आपको ध्यान हो, OR में ऐसे करके डिसीजन ट्री जो है वो पूरा बनता था, राइट, और ये आउटकम्स होते थे, इफ़ यू रिमेंबर। Now, last question इसका statement दो हैं, which one is correct and which one is not. Statement 1 is, in an organization we pay for jobs, we do not pay for men, and the compensation may be as per the job assigned. Okay, so in organization we pay for jobs, right, and compensation must be as per the job assigned. Obviously आप सामने वाले को जितना काम दे रहे हो आप उसके हिसाब से करते हो। मान लेते हैं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, राइट, मैं एक अपना काम खोल लूँ तो मैं लाखों कमा सकती हूँ या कुछ भी, बट कंपनी तो मुझे वो जॉब के हिसाब से पैसा देगी ना, जितना वो मुझे काम करवा रही है ना, कि मेरे हिसाब से कि हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम ये काम कर लो, लेकिन तुम बहुत टैलेंटेड हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगी, ऐसा नहीं होता, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब के अकॉर्डिंग जो है कंपनी आपको पे करती है। तो गाइस इसी के साथ हम ये वाला सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय एवरीवन।